नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अजय ओझा कृषि रसायन के अध्याय 2 के लेक्चर नंबर 3 में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जीवांश पदार्थों को विच्छेदित करने वाले कौन कौन से विच्छेदन में प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जीवांश पदार्थ के विच्छेदन की गति को या तो कम कर देंगे या उसके विच्छेदन की गति को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो कौन कौन से फैक्टर हैं उनको हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर पहला फैक्टर है आपका पादप पदार्थों की प्रकृति। ये देखो, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूं टिक करके। ये रहा नंबर पहला पॉइंट आपका कौन सा है, पादप पदार्थों की प्रकृति। यानी पदार्थों की प्रकृति कैसी होगी उस पर भी जो आपका विच्छेदन का प्रभाव निर्भर करेगा। अगर जटिल प्रकृति है, उसमें हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, लिग्निन की मात्रा ज्यादा है, तो विच्छेदन होने में वो क्या लगाएगा, टाइम लगाएगा। इनका विच्छेदन कैसा होगा, धीरे धीरे होगा। और अगर आपका पदार्थ कोमल है, उसकी जड़ तना पत्तियां कैसी हैं, कोमल है भाई, नाइट्रोजन की मात्रा अगर ज्यादा होती है तो जो आपका पेड़ होता है, जो पौधा होता है, वो क्या होता है, कोमल होता है। और आप मुझे बताओ, कोमल पौधा जल्दी से विच्छेदित होगा या कठोर? आप बोलोगे सर अगर विच्छेदन करना है हमें तो जो कोमल होगा, जितना पेड़ कोमल होगा, जितना पौधा आपका कोमल होगा, उसके विच्छेदन की गति उतनी ही क्या होगी, तेज होगी। और जितना आपका पौधा, पेड़ पौधा कैसा होगा, कठोर होगा, उसके विच्छेदन में उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो यही बात इस पैराग्राफ में कही गई है। एक बार इसको पढ़ते हैं अपन। देखो, पौधे के संगठन एवं आयु का विच्छेदन की गति पर प्रभाव पड़ता है। अगर भाई ज्यादा आयु का होगा, पेड़ ज्यादा आयु का होगा, तो उसमें आपको पता है कठोरता आ जाएगी, और कठोरता आ जाएगी तो उसका विच्छेदन होने में क्या लगेगा, अधिक समय लगेगा। ठीक है, पूर्ण परिपक्व पौधों की तुलना में सरसूतक वाले पौधों का विच्छेदन शीघ्र होता है। भाई बात सीधी है। एक अगर आपका पौधा पूर्ण रूप से विकसित हो गया तो उसमें कठोरता कैसी होगी, ज्यादा होगी। सेलुलोज, लिग्निन की मात्रा कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो विच्छेदन होने में वो क्या लेगा, आपका ज्यादा टाइम लेगा। और एक आपका कोमल सा पौधा है, तो कोमल सा पौधा तो आपका फटाफट क्या हो जाएगा, विच्छेदित हो जाएगा। तो इसी वजह से ये लाइन लिखी गई है कि पूर्ण परिपक्व जो आपका पौधा है वो विच्छेदन होने में अधिक समय लेगा, उसका विच्छेदन धीरे धीरे होगा। और जो सरसूतक वाला पौधा है उसका विच्छेदन आपका शीघ्र हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, कम उम्र व सरस पौधों में जल विलय नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की अधिक मात्रा होने के कारण इसका विच्छेदन शीघ्र होता है। तो वही बात आ गई भैया। अभी आपको मैंने क्या बताया था कि अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, अगर N2 की मात्रा ज्यादा है, तो जो पेड़ है आपका, जो पेड़ पौधा है आपका, वो कैसा होगा, कोमल होगा। ठीक है, उसमें जो जड़ तना पत्तियां होंगी वो कैसी होंगी, मृदु होंगी, नरम होंगी। उसमें पाए जाने वाले ऊतक सरल ऊतक प्रकार के होंगे। तो कहने का मतलब इनका विच्छेदन तो आसानी से हो जाएगा। और अगर नाइट्रोजन की मात्रा कम है तो वो पौधा कैसा होगा, आपका कठोर होगा। वो पेड़ आपका कैसा होगा, कठोर होगा, और उसका विच्छेदन होने में आपको समय अधिक लगेगा। ठीक है, देखो वही बात आगे बोली है इसने कि परिपक्व पौधों में हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, लिग्निन की मात्रा कैसी हो जाती है, ज्यादा। तो इनको जो विच्छेदित होने में अधिक समय लगता है। हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि सरल ऊतक शर्करा ये तो आपकी आसानी से विघटित हो जाती हैं, और हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, लिग्निन विच्छेदन होने में अधिक समय लेते हैं। दूसरी बात, दूसरा फैक्टर देखते हैं। चलो दूसरा फैक्टर देखो। दूसरा फैक्टर क्या है, मृदा नमी। ठीक है, अब अगर मिट्टी में नमी की मात्रा होगी तो आपको पता है कि जीवांश पदार्थों की क्रियाशीलता, जो सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता है वो कैसी होगी, ज्यादा। भाई सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कैसी होगी, ज्यादा। और अगर सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता ज्यादा होगी तो विच्छेदन की गति भी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी विच्छेदन कैसा हो जाएगा, आपका शीघ्र हो जाएगा। भाई विच्छेदन करेगा कौन, अपघटक, सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज वगैरह, यही विच्छेदन करेंगे आपका। और अगर इनकी क्रियाशीलता बढ़ानी है तो आपको उपयुक्त नमी वाला वातावरण रखना होगा। ज्यादा बरसात से भी नहीं होगा काम, और ज्यादा सूखे से भी नहीं होगा। जहां पर बहुत ज्यादा पानी है वहां भी विच्छेदन की गति तीव्र नहीं होगी, और जहां पर बिल्कुल ही पानी की कमी है, सूखा बंजर पड़ा है, आपका धूप बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वहां पर भी विच्छेदन की गति नहीं होगी। आपने भी देखा है ना, कोई भी चीज सड़ती है तब कब सड़ती है, उसमें थोड़ी बहुत क्या हो, नमी की मात्रा हो। ठीक है, आप बोरी को एक गीला करके एक कोने में उसको फंसा के रख दो, तो आप क्या देखोगे, उसमें थोड़े टाइम बाद कीड़े पड़ जाएंगे। ठीक है, क्यों पड़े वो, क्योंकि वहां पर नमी की मात्रा थी। ठीक है ना, तो इस बात को आप समझना कि बहुत ज्यादा पानी होगा तो भी विच्छेदन की गति आपकी नहीं बढ़ेगी, बहुत ज्यादा पानी की कमी होगी, सूखा पड़ रहा होगा तो भी विच्छेदन की गति आपकी धीमी होगी। तो कहने का मतलब एक उपयुक्त आपके लिए नमी की मात्रा चाहिए विच्छेदन की गति को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे देखो, अब इसने विच्छेदन की गति के लिए उपयुक्त नमी की मात्रा दे रखी है। कितनी दे रखी है, क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से पढ़ना। विच्छेदन के लिए उपयुक्त नमी की मात्रा मृदा जल धारण की
60 से 80% क्षमता होती है। यानी मृदा जल धारण की जो क्षमता है उसका 60 से लेकर 70% तक अगर नमी की मात्रा है, 60 से लेकर अगर 60 से लेकर अगर 80% की मात्रा है, तो ऐसी जो आपकी मृदा है उसमें विच्छेदन की गति कैसी होगी, बहुत बढ़िया होगी। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या लिखा है कि अधिक नमी वाली मृदाओं में ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवों की क्रियाशीलता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। भाई सूक्ष्म जीवों के लिए भी क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। और जहां ज्यादा पानी होता है वहां की मृदाओं में से ऑक्सीजन सारी कैसी चली जाती है, बाहर, और ऑक्सीजन बाहर जाने की वजह से वहां उस मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा की कैसी हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से भी यहाँ सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता कैसी हो जाती है भाई, कम हो जाती है। समझ गए इस बात को? आगे चलते हैं, आगे तीसरा पॉइंट देखो। तीसरा पॉइंट कौन सा है, वायु संचार। देखो, देखना भाई, ध्यान देना, वायु संचार। तो अगर वायु संचार अधिक होगा तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ेगी, और सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ेगी तो विच्छेदन की गति भी कैसी होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना। अब देखो, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं, जहां पानी ज्यादा होता है वहां ऑक्सीजन कम क्यों हो जाता है। आपने देखा होगा, मिट्टी का डेला आप पानी में डालो तो उसके सारे बुलबुले कैसे हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो अगर बहुत ज्यादा पानी पड़ा है तो जो मिट्टी के अंदर जो भी वायु की मात्रा थी, वो सारी वायु की मात्रा कहां चली गई है भाई, वायुमंडल में चली गई है। भाई मिट्टी के अंदर, मिट्टी के डेले के अंदर जितनी आपकी ऑक्सीजन उपस्थित थी वो सारी कहां निकल चुकी है, आपकी बाहर वायुमंडल में निकल चुकी है। अतः उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कैसी हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो वहां पर जो जीवाणु है, जो सूक्ष्म जीवाणु है, उनके लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो रही, तो वहां उनकी क्रियाशीलता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वही बात यहां पर आ गई कि जहां पर वायु की मात्रा अच्छी है, मृदा रंध्रावकाश अच्छे हैं, मृदा वायु की मात्रा अच्छी है, वहां पर सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता अच्छी होगी, और अगर क्रियाशीलता अच्छी होगी तो विच्छेदन की गति भी कैसी होगी, अच्छी होगी। ठीक है, पढ़ लो चलो इस पैराग्राफ को एक बार। मृदा जीवों एवं सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करती है। ऑक्सीजन की मात्रा, ये देखो, ये लिख रखा है हमने, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने पर विच्छेदन की गति तेज होती है। उचित वायु संचार वाली दोमट मृदा में चिकनी मृदा की अपेक्षा जीवांश पदार्थ का विच्छेदन शीघ्र होता है। देखो भाई, क्या बढ़िया लाइन लिख रखी है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि विच्छेदन की गति बढ़िया किसमें होगी, चिकनी मृदा में या दोमट मृदा में, तो आप क्या आंसर लिखोगे, दोमट मृदा में। क्यों? क्योंकि चिकनी मृदा के अंदर अगर आप देखोगे तो जो उसमें रंध्रों की मात्रा है वो कैसी होती है, बहुत कम। भाई चिकनी मिट्टी के अंदर रंध्र बिल्कुल ना के बराबर पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो वहां पर रंध्रावकाश कम होगा, तो वहां पर गैस की मात्रा, जो ऑक्सीजन गैस की मात्रा है, उसकी भी मात्रा कैसी होगी, कम होगी। तो जो जीवाणुओं की क्रियाशीलता है वो भी कैसी हो जाएगी, कम। तो विच्छेदन की गति भी कैसी हो जाएगी, कम। ठीक है, अगला देखो, अगला है चौथा आपका पॉइंट, मृदा ताप, टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर की भी एक फिक्स मात्रा होनी चाहिए, है ना। अगर टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा कम है तो भी आपका विच्छेदन नहीं होगा, और टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा हाई है तो भी आपकी विच्छेदन की गति नहीं होगी। यानी एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए जिस पर आपका क्या हो, अच्छी प्रकार से विच्छेदन हो। जैसे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है, आपका कहीं ऐसा स्थान है जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है, तो मुझे बताओ सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी। और बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा है, मान के चलो आपको 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया गर्मी में, तो भी क्या सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ेगी, नहीं। भाई इतने टेम्परेचर पर तो वो जीवित ही नहीं रहेंगे, तो क्रिया कहां से करेंगे, समझ गए ना बात को। तो कहने का मतलब एक रूम टेम्परेचर के लगभग उसका क्या होना चाहिए, ताप होना चाहिए, तभी आपकी जो जीवाणुओं की क्रियाशीलता है वो बढ़ेगी, तो विच्छेदन की गति भी कैसी होगी, बढ़ेगी। अब ये टेम्परेचर कितना है, देखो देखो भाई, देखना भाई, विच्छेदन की प्रक्रिया, यहां देखो मैं आपको निशान भी लगा के बता देता हूं। विच्छेदन की जो प्रक्रिया है वो 5 डिग्री सेल्सियस पर भी होती है, लेकिन ताप बढ़ाने के साथ साथ इसकी गति बढ़ती जाती है। और अगर मैं एक उपयुक्त तापक्रम की वैल्यू अगर लेके चलूं तो देखो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो क्या है, सूटेबल टेम्परेचर है विच्छेदन के लिए। तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिल गया, किस तापक्रम पर विच्छेदन की गति उपयुक्त प्रकार से संभव होती है। तो आप क्या लिखोगे कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर जो विच्छेदन की गति है वो कैसी होती है, अच्छी होती है। ठीक है, इसके बाद अगर 40 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ विशिष्ट आपके जो बैक्टीरिया हैं, कुछ विशिष्ट आपके फंजाई और एक्टिनोमाइसिटीज हैं, केवल वो ही विच्छेदन कर पाएंगे, उनके अलावा जो सामान्य जीवाणु है वो विच्छेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ गए इस पॉइंट को। चलो भाई अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट आपका आ गया, कार्बन नाइट्रोजन रेशो, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। ठीक है, तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि अगर नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी है, एक सेकेंड,
अगर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है तो पेड़ पौधे आपके कैसे होंगे, कोमल होंगे। तो अगर पेड़ पौधे आपके कोमल होंगे तो विच्छेदन की गति भी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, तो समझना भाई, अगर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो आपका जो अनुपात आएगा वो कैसा आएगा, कम आएगा। अरे भाई, अगर नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है और ज्यादा वैल्यू का अगर आप भाग लगा रहे हो तो ओवरऑल जो वैल्यू आपको मिलेगी वो कम ही मिलेगी। एक तो मैं 1 में 2 का भाग लगाऊं और 1 में मैं 10 का भाग लगाऊं तो मुझे पता वैल्यू कम कहां मिलेगी, जहां मैंने 10 का भाग लगाया है। तो वही बात यहां आ गई कि अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है तो जो कार्बन नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं पॉइंट लिख देता हूं कि अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। तो नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होने पर विच्छेदन की गति बढ़ेगी। या दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कैसा हो, कम हो, तो भी विच्छेदन की मात्रा कैसी होगी, बढ़ेगी। समझ गए आप इस पॉइंट को, एक बार देखो दोबारा से। चलो एक बार और देखो इसको दूसरे वे में। हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि अगर नाइट्रोजन की मात्रा कम होगी या कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कैसा होगा, बढ़ेगा, तो विच्छेदन की मात्रा कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको बता दिए कि नाइट्रोजन की मात्रा अधिक या कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कम तो विच्छेदन की गति बढ़ेगी, पेड़ पौधे कैसे होंगे, कोमल होंगे। और अगर नाइट्रोजन की मात्रा कम या कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कैसा हो, ज्यादा, तो आपकी विच्छेदन की मात्रा कम होगी और पेड़ पौधे आपके कैसे होंगे, कठोर होंगे। ठीक है, उनमें कठोरता अधिक पाई जाएगी। समझ गए इस बात को। चलो अगला पॉइंट देखो भाई, मृदा पीएच। एक सेकेंड, देखो भाई, मृदा पीएच, तो पीएच की भी एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है ना, यहां पर क्या है, मृदा पीएच, तो पीएच की भी क्या है, एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय है तो भी सूक्ष्म जीवाणु क्या है, उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे, और जीवित ही नहीं रहेंगे तो विच्छेदन करेगा कौन। या मैं बोलूं कि मिट्टी आपकी बहुत ज्यादा क्षारीय है, प्रबल क्षारीय मिट्टी, तो भी सूक्ष्म जीवाणु उसमें क्या कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। और अगर सूक्ष्म जीवाणु ही जीवित नहीं रहेंगे तो विच्छेदन की प्रक्रिया कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी मिट्टी ना तो बहुत ज्यादा अम्लीय होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा क्षारीय होनी चाहिए। अगर उदासीन मृदा आपकी है तो उदासीन मृदा में सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता बहुत अच्छे से संभव होगी। और उदासीन मृदा के लिए अगर मैं पीएच वैल्यू बताऊं तो आप सबको पता है कि उदासीन मृदा के लिए पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7। तो आपसे क्वेश्चन बन जाए, किस पीएच मान पर मृदा में विच्छेदन की गति अच्छी तरीके से संभव होती है, तो आप बोलोगे कि अगर पीएच की वैल्यू 7 है, अर्थात मृदा कैसी प्रकृति की है, उदासीन प्रकृति की है, तो वहां पर विच्छेदन की गति कैसी होगी, तीव्र होगी। ठीक है, समझ गए इस बात को। अगला पॉइंट बड़ा सिंपल, पोषक तत्व। अब भाई सूक्ष्म जीवाणु क्रियाशीलता तो कर रहे हैं, लेकिन उनको खाने के लिए कुछ तो चाहिए। अगर उनको खाने के लिए मिलेगा तभी तो वो काम करेंगे, और खाने के लिए उनको क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। तो अगर मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा है, अगर मिट्टी में आपकी उर्वर शक्ति की मात्रा ज्यादा है, पोषक तत्व उसमें ज्यादा है, तो सूक्ष्म जीवाणु की क्रियाशीलता कैसी होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वो भाई पोषक तत्व खाते रहेंगे और खाकर अपना काम करते रहेंगे। तो इसका मतलब कि अगर पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा है तो विच्छेदन की गति भी आपकी कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां अपना ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। आई थिंक आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि विच्छेदन को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। अब अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है हमारा कार्बन चक्र। ठीक है, देखना भाई, ध्यान देना, कार्बन चक्र। अब कार्बन चक्र क्या है, देखो मैं आपको पहले सीधा सीधा बताऊं, पूरा अपन इसका डायग्राम बनाएंगे और प्रोबेबिलिटी भी बनती है कि आपको ये 2 नंबर में पूछा जाए कि कार्बन चक्र क्या है, इसका रेखांकित चित्र बनाकर समझाइए। ठीक है, तो देखो पूरा जो प्रोसेस चल रहा है अपन इसमें बताएंगे कि कार्बन किस तरीके से आपकी मृदा में आती है, मृदा से आपकी वायुमंडल में जाती है, वायुमंडल से पेड़ पौधों में आती है, पेड़ पौधों के थ्रू वो मनुष्य में आती है, और मनुष्य में आने के पश्चात वो क्या होती है, मृत होने के बाद भी मनुष्य के शरीर से किस प्रकार से CO2 बाहर जाती है। ये पूरा जो साइकिल है वो आपको इस कार्बन चक्र में मैं आपको समझाने वाला हूं। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, कार्बन चक्र की क्या डेफिनेशन हो सकती है, उसके बाद में हम इस चक्र को पढ़ेंगे। तो देखो पैराग्राफ पढ़ो, सभी कार्बनिक पदार्थों का कार्बन एक मुख्य अवयव होता है। मृदा में उपस्थित सभी प्रकार के जीव अपनी आवश्यक ऊर्जा का अधिकांश भाग कार्बन के ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीकरण करवाते हो तो उससे CO2 गैस वगैरह बनती है, और प्रकाश संश्लेषण के थ्रू उसका पेड़ पौधे क्या करते हैं भाई, उपयोग करते हैं। और कुछ स्वयंपोषी जीवाणु भी होते हैं,
स्वयंपोषी जीवाणु का मतलब जो खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं, ठीक है। मनुष्य स्वयंपोषी है या परपोषी, बताओ भाई, बताओ मनुष्य कैसा है, स्वयंपोषी या परपोषी? अरे मनुष्य परपोषी है, मनुष्य दूसरों पर निर्भर होता है भोजन के लिए, ठीक है। हम पेड़ पौधों से, या कोई मांसाहारी है तो वो क्या है, जीव जंतुओं पे निर्भर रहता है, उनसे अपना आहार प्राप्त करता है। लेकिन पेड़ पौधे ऐसा है क्या? नहीं, पेड़ पौधे तो क्या करते हैं, सूरज के प्रकाश से अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसी तरीके के स्वयंपोषी जीवाणु होते हैं। स्वयंपोषी जीवाणु क्या करते हैं, वही सनलाइट के थ्रू अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो हम किस में आते हैं, परपोषी में आते हैं, ना कि स्वयंपोषी में। देखो सभी कार्बनिक पदार्थ, ये लाइन हमने पढ़ ली है, इसके बाद पढ़ो। इसके फलस्वरूप ऑक्साइड के लगातार अधिक मात्रा में निकलते हैं। मृदा के अंदर, मृदा के बाहर कार्बन तत्वों में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को सामूहिक रूप से कार्बन चक्र कहते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन मिल गई, आप एग्जाम में भी इसी को लिखोगे। क्या लिखोगे कि मृदा के अंदर, मृदा के बाहर कार्बन तत्व में होने वाले समस्त परिवर्तनों के अध्ययन को हम किस में पढ़ते हैं, सामूहिक रूप से कार्बन चक्र में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई किसकी, कार्बन चक्र की। अब देखो अगला पैराग्राफ देखो इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले में ना मैं आपको पूरा एक बार साइकिल समझा देता हूं, फिर इसके बाद हम इस पैराग्राफ पर चलेंगे, तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। चलो पहले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा रेखांकित चित्र किसका, कार्बन चक्र का, ठीक है। किसका दे रखा है भाई, कार्बन चक्र का। एक सेकेंड, हाँ अब देखो यहां जो कार्बन चक्र दे रखा है उसमें देखो आप नीचे नीचे का आपको क्या दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मैं इसको और नीचे कर देता हूं, दिख तो आपको साफ रहा ही है, ठीक है। क्योंकि अभी अपन क्या लेंगे, ये स्केल लेंगे तो ये ऊपर से थोड़ा सा कट होगा, ठीक है। तो देखो सबसे नीचे हमने क्या ले रखी है, वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा है वो हमने ले रखा है। तो आप मुझे बताओ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कि जो वायुमंडल की जो CO2 है उसका उपयोग कौन करेंगे, पादप करेंगे। तो यहां कौन सी अभिक्रिया हो रही है भाई, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है यहाँ, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। लिख लेना आप इसको पूरा, प्रकाश संश्लेषण। अब पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो भी अति सूक्ष्म मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में किसका करती हैं, CO2 का उत्सर्जन करती हैं। तो यहां से पादपों से CO2 देखो वापस भी आएगी, और वापस आएगी तो किस में जाएगी, ये वायुमंडल में जाएगी। तो कहने का मतलब CO2 वायुमंडल से आई, किसके तौर पर उपयोग में आई, पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पेड़ पौधे अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक है। और जो जड़ें CO2 को उत्सर्जित कर रही हैं वो वापस किसमें चली जाएगी, आपकी वायुमंडल में। तो ये आपका हो गया किसका किस्सा, पादपों का, पेड़ पौधों का। इसके बाद आते हैं आप, पादपों पर निर्भर कौन है भाई, जीव जंतु। जीव जंतु अपने खाने के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो पेड़ पौधों से, पादपों से यही कार्बन किसके अंदर आ गया, जंतुओं के अंदर आ गया ना भाई। हम किसको खा रहे हैं, पेड़ पौधों को खा रहे हैं, और पेड़ पौधों क्या बना रहे हैं, शर्करा बना रहे हैं भाई उससे, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, तो इन सब में क्या है, कार्बन है। तो पेड़ पौधों से जो कार्बन, जो वायुमंडल से जो कार्बन पेड़ पौधों ने ली, वही कार्बन पेड़ पौधों से किस में ट्रांसफर हो गया, मनुष्यों में ट्रांसफर हो गया, जीव जंतुओं में ट्रांसफर हो गया। अब हम श्वसन में तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और हम उत्सर्जित किस गैस को करते हैं, CO2 को। तो हमारे श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप यही जो कार्बन है, ये वापस जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वापस कहां चली गई, वायुमंडल में चली गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा क्या चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है। अब अगर ये समस्त जीव जंतु आपके मृत हो जाए, यानी पेड़ पौधे भी मृत अवस्था में, जीव जंतु भी मृत अवस्था में, तो ये सारे मृत अवस्था में हो जाएं, तो मृत अवस्था में क्या करेंगे, अपघटक इनका विच्छेदन करेंगे, अपघटन की क्रिया चलेगी, और उस अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप भी कौन सी गैस निकलती है, CO2 निकलती है। भाई बताया था मैंने आपको ऊपर, जब आप विच्छेदन कर रहे थे तो अंत में CO2 और जल ही बन रहा था, बताया था ना मैंने आपको। तो इस तरीके से अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप भी किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस किस में चली जाती है भाई, वायुमंडल में चली जाती है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो स्वयंपोषित जीवाणु है वो भी क्या करते हैं भाई, खुद का भोजन खुद बनाते हैं, किसकी सहायता से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की सहायता से। तो जो स्वयंपोषित सूक्ष्म जीवाणु है वो भी वायुमंडलीय CO2 का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो कहने का मतलब इस तरीके से ये जो पूरा साइकिल है वो कैसा रहता है, चलता रहता है। वायुमंडलीय CO2 उससे किसने लिया, पादपों ने, पादपों से किस में आया, मनुष्यों में, और मनुष्यों ने CO2 गैस को श्वसन के दौरान वापस किस में छोड़ दिया, वायुमंडल में। फिर वायुमंडल से किसने लिया, पेड़ पौधों ने, पेड़ पौधों से किस में आया, मनुष्यों में, मनुष्यों के बाद किस में आ गई, वापस से वायुमंडल में। तो इस तरीके से जो पूरा चक्र है वो चलता रहता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, कार्बन चक्र के नाम से जानते हैं। देखो भाई
अब यहां जो पैराग्राफ है उसको हम स्टडी करते हैं। देखो भाई, इस पैराग्राफ को पढ़ो। क्या पढ़ना है आपको? पादप अवशेषों के यौगिक, मैं आपको टिक लगा के भी बताता हूं, पादप अवशेषों के यौगिक विच्छेदन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। भाई पादप अवशेषों का आप विच्छेदन करोगे तो जो CO2 गैस निकलती है, और उसके बाद क्या होगा, इस गैस के उत्सर्जन का मृदा एक मुख्य स्रोत है। सब कुछ उत्सर्जित कहाँ होगा? मिट्टी में होगा। जड़ें भी हैं, जो पेड़ पौधे की जड़ें हैं वो भी CO2 को कहाँ उत्सर्जित करती हैं? पहले मिट्टी में, और मिट्टी से यहाँ का ये गैस कहाँ पर रिलीज होती है? भाई वायुमंडल में फैलती है। ठीक है, आगे देखो। हालांकि CO2 की अल्प मात्रा जड़ों के द्वारा भी निकलती है तथा वर्षा जल के द्वारा भी मृदा में लाई जाती है। बरसात का जो पानी आता है उसके थ्रू भी अल्प मात्रा CO2 की किसके अंदर आती है? मृदा के अंदर आती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रचुर मात्रा में मृदा से निकलकर वायुमंडल में पहुंच जाती है। वही बात मैंने आपको बताई कि जो जड़ों ने CO2 मिट्टी में दी, और मिट्टी से ये CO2 कहां पहुंच गई? वायुमंडल में पहुंच गई। ठीक है, जहां पर पुनः पौधों द्वारा प्रयोग में कर ली जाती है, और वो वायुमंडल में CO2 पहुंची, वहां से दोबारा से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से कौन उपयोग में ले लेगा? भाई पेड़ पौधे उपयोग में ले लेंगे। ठीक है, अब आगे का पैराग्राफ पढ़ो, ये थोड़ा सा आपको इंपोर्टेंट है, देखना भाई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की थोड़ी सी मात्रा मृदा में पानी से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती है। ठीक है, इसकी रिएक्शन एक बार आपको और बता देता हूं। ये जो CO2 है ये किससे रिएक्शन करेगी? पानी से, और पानी से रिएक्शन करके क्या बनाएगी? कार्बनिक अम्ल। और कार्बनिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2CO3। ठीक है, अब ये अम्ल क्या क्या काम करेगा वो समझना। ठीक है, जो कार्बनिक अम्ल कैल्शियम, पोटेशियम तथा अन्य क्षारीय कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट बनाती है। अब ये जो कार्बनिक अम्ल है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इत्यादि तरीके के क्या बनाते हैं? अभिकर्मक बनाते हैं। ये लवण जल में आसानी से विलय होते हैं। अब ये जो इसने यौगिक बनाए वो पानी में कैसे होते हैं? आसानी से विलय होते हैं। तो या तो ये निक्षालन होकर नीचे पहुंच जाएंगे, या जल निकास द्वारा क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, या उच्च पौधों द्वारा उपयोग में आ जाएंगे। अब ये जो पोषक तत्व हैं उनको उच्च पौधे अपने स्वयं हेतु काम में भी ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार कार्बन की अल्प मात्रा पौधों के अंदर भी प्रवेश कर जाती है। अब यहां अगर जो पोषक तत्व हैं कार्बन वाले, वो अगर पौधे ने अपने उपयोग में लिए हैं तो वहां से वो किस में ट्रांसफर हो जाएंगे? जीव जंतुओं में ट्रांसफर हो जाएंगे, और जीव जंतु जो हैं वो अपने श्वसन के माध्यम से उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस कहां भेज देंगे? वायुमंडल में भेज देंगे। ठीक है, अब आगे देखो, यही बात कह रखी है, उच्च पौधों में उपस्थित कार्बन की अधिकांश मात्रा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वायुमंडल से ली जाती है। यानी जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं वो CO2 की अधिकांश मात्रा अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कहां से लेते हैं? CO2 से लेते हैं। तो जो सारी बातें अपन ने अभी समझी हैं वो सारी बातों को ही यहां पर थ्योरी में मिलाकर लिख दिया गया है। तो कार्बन चक्र आपका पूरा हो चुका है। मेजर क्वेश्चन 2 नंबर का आपका बन सकता है, तो अच्छे से इस डायग्राम को अपन याद करेंगे। ठीक है, देखो भाई इस डायग्राम को, तो इस डायग्राम को आपको 1-2 बार क्या करना है भाई? आपको अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में बनाना है, 2-3 बार इस पूरे चक्र को बनाना है, तो आपको आराम से ये याद हो जाएगा। ठीक है, पूरा वैसे मैं आपको ये पूरा कार्बन चक्र समझा चुका हूं। तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही काफी। आगे एक चक्र और आएगा आपका नाइट्रोजन चक्र, जिसको या कार्बन नाइट्रोजन चक्र के नाम से भी जानते हैं, तो उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। दोनों चक्र इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक चक्र आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो कार्बन चक्र की भी पॉसिबिलिटी बराबर है, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाए, तो अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं इसी तरीके की अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए।